हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूँ रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टफ टॉपिक्स को बेहद ही आसान भाषा में बताते हुए वीडियो लेकर आपके सामने आता रहता हूँ। आजकल मैं ट्रांसलेशन की चर्चा कर रहा हूँ और ट्रांसलेशन के सीरीज में ही आज का वीडियो अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज मैं जिस तरह के हिंदी वाक्यों की चर्चा करने वाला हूँ उन वाक्यों में समय बताया जाता है। समय बताने वाले वाक्य की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, बट वो घड़ी का समय होता था। घड़ी में कितने बजे हैं, घड़ी में क्या टाइम हुआ है, उसकी जानकारी दी गई थी। लेकिन इस वीडियो में समय सूचक शब्दों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है या टाइम बताने वाला प्रीपोजिशन होता है, मतलब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है, तो वैसे वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसी की जानकारी ये वीडियो आपको देगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, क्योंकि जानकारी बड़ी है, तो बड़ी जानकारी बड़े वीडियो में समाती है। तो वीडियो को अंत तक देखें। हर एक वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, इसलिए स्किप करके ना देखें। और जब भी कंप्लीट नॉलेज चाहिए, सॉलिड नॉलेज चाहिए, साउंड नॉलेज चाहिए, देन यू विल हैव टू watch the complete video all the time. Let us start the video without wasting your important time. समय बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। अगर किसी वाक्य में समय दिया गया तो ऐसे वाक्यों की बनावट समय बताने वाले वाक्यों की बनावट इस प्रकार। पहले वाक्य की बनावट क्या होती है यह जान लें, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करने का तरीका। तो वैसे वाक्यों में सबसे पहले होता है समय सूचक। समय सूचक मतलब समय बताने वाला शब्द। इसके बाद आएगी अनिश्चित संज्ञा। जो भी कोई इंडेफिनिट नाउन होगा वो, और उसके बाद है या हैं या था या थी या थे। इस तरह का हिंदी वाक्य अगर आपके सामने आता है, ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने का सूत्र होता है इस तरह के वाक्यों में देयर प्लस इज या आर या वाज या वर। ये इसके बाद जो कुछ भी अनिश्चित संज्ञा आती है उसके अनुसार इसका वही उसका सब्जेक्ट होता है। तो उसके बाद वही इंडेफिनिट नाउन, यही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, और उसी के अकॉर्डिंग देयर इज अथवा देयर आर। और उसके बाद एडवर्ब या प्रीपोजिशन शोइंग टाइम, मतलब टाइम बताने वाला प्रीपोजिशन को उसके बाद रखा जाए। अब इस तरह के वाक्यों में जनरली होना क्रिया का प्रयोग, और होना क्रिया का प्रयोग होता है, और इसका ये जो देयर है इसको इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। हर एक सेंटेंस में ये देयर नहीं आता है। किसी किसी सेंटेंस में देयर का यूज एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह होता है, देयर का मतलब वहां। बट यहाँ इस सेंटेंस में ये डमी सब्जेक्ट कहलाता है, केवल सब्जेक्ट के रूप में आता भर है। इस देयर की अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है, इसलिए इसको या तो डमी सब्जेक्ट कहा जाता है या इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है।
इंट्रोडक्टरी मतलब शुरू में। इस तरह के वाक्यों में, इस तरह के वाक्यों में निम्नलिखित समय सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है। जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं समय बताने वाले, वे शब्द होते हैं आज प्लस सुबह, दोपहर या शाम में, शाम उसके बाद में, आज शाम में, आज दोपहर में, आज, इस तरह। तो इसकी अंग्रेजी बनती है दिस के साथ मॉर्निंग या आफ्टरनून या इवनिंग। लेकिन अगर रहेगा आज रात में, तो इसकी अंग्रेजी नाइट होती है या इन द नाइट। सॉरी, आज रात में दिस टू नाइट, टू नाइट होती। आज शाम में दिस मॉर्निंग या दिस इवनिंग, आज सुबह में दिस मॉर्निंग, आज शाम में दिस इवनिंग, लेकिन आज रात में दिस नाइट नहीं, टू नाइट। उसी तरह से अगर इस या इसी के साथ सप्ताह या महीने या वर्ष, इसके साथ वर्ष या जाड़ या गर्मी और उसके साथ में, मतलब इसी वर्ष में या इस वर्ष में, अथवा इसी सप्ताह में या इस सप्ताह में, अथवा इसी गर्मी में या इस गर्मी में, अगर इस तरह के शब्द अगर आते हैं तो उसके लिए दिस प्लस वीक या मंथ या ईयर या विंटर या समर। इसमें में की अंग्रेजी इन का प्रयोग यहां नहीं होता है, वहां भी नहीं। ये बात याद रखने वाली है, ध्यान देंगे। अगर ऐसा रहे अगले प्लस दिन का नाम, कोई दिन का नाम, जैसे अगले सोमवार या कोई भी गुरुवार, साथ में को, प्रीपोजिशन के लिए, को के लिए दिन के नाम के पहले और तारीखों के पहले ऑन का प्रयोग होता है, बट को की अंग्रेजी नहीं बनेगी और तब होगा नेक्स्ट प्लस मंडे या थर्सडे। इस अगले के बदले अगर पिछले या गत तो इस नेक्स्ट के बदले लास्ट, वहां भी ऑन का प्रयोग नहीं होता। अगर कल के साथ सुबह या दोपहर या शाम में, शाम के बाद में रहेगा, जैसे कल शाम में या कल दोपहर में अथवा कल सुबह में, तो इस तरह के लिए अंग्रेजी बनती है टुमारो या नहीं तो यस्टरडे। जैसा कल रहेगा, अगर आने वाला कल है तो टुमारो, बीता हुआ कल है तो यस्टरडे, और यस्टरडे के साथ मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग, ये हुआ। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट समय बताने वाले वाक्य हैं जिनको इस ट्रांसलेशन के पॉइंट को डिस्कस करने से पहले बता देना आवश्यक होगा, ताकि उनको याद करके एक एक हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट
ट्रांसलेट करने में सफल हो सके। तो आगे कुछ और समय सूचक शब्द हैं जो इस तरह के वाक्य में मौजूद रहते हैं, जिनको जानना जरूरी है। कभी दिन या सप्ताह या महीने, तीनों में से कुछ भी, महीने के बाद साल भी, ये आएगा। और साथ में के पहले या पहले ये आता। तो ऐसी हालत में इसकी अंग्रेजी बनेगी डे या वीक या मंथ या ईयर, जैसा भी हिंदी में शब्द रहेगा वो, और उसके साथ एगो, पहले की अंग्रेजी बिफोर भी होती है, बट यहाँ पे एगो होगा। जैसे 4 महीने पहले, 4 मंथ्स एगो, 2 साल पहले, 2 इयर्स एगो, वहां पर बिफोर का प्रयोग नहीं, एगो का प्रयोग होगा। उसके बाद गत सप्ताह, गत के बाद सप्ताह या माह या वर्ष, इसके साथ में भी आता है, में नहीं भी आता। तो लास्ट के साथ वीक, मंथ या ईयर, अगर में भी आ रहा होगा तो में की अंग्रेजी इन नहीं होती है। फिर आता है ऐसा एक 103 वाला, एक दिन, एक दिन के बाद सुबह, दोपहर या शाम में, तो शाम के साथ में। ऐसी हालत में एक दिन दोपहर में, एक दिन सुबह में या एक दिन रात में, तो इसमें भी में की अंग्रेजी नहीं बनती है और होता है वन मॉर्निंग, वन प्लस मॉर्निंग या आफ्टरनून या इवनिंग। एक एक चीज को अच्छी तरह याद रखें। और पहले बताया जा चुका है, दिन के नाम के पहले प्रीपोजिशन चैप्टर में मैं, हो सकेगा तो इसमें मैं प्रीपोजिशन चैप्टर में जो डिस्कस किया गया था उसका लिंक डाल दूं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक आपको मिल जाएगा और यू कैन नो एवरीथिंग अबाउट द प्रीपोजिशन एंड देयर यूसेज। तो अगर इसमें में की अंग्रेजी नहीं दी जाती है, दिन के नाम के पहले ऑन का प्रयोग होता है, तिथियों के पहले ऑन का प्रयोग होता है। जैसे मंगलवार को तो ऑन ट्यूसडे, जैसे 5 फरवरी को तो ऑन दी 5th फरवरी। इस तरह से यूज किया जाता है समय सूचक शब्द। अगर किसी हिंदी वाक्य में आ रहे हों, इस तरह का यूज होता है। अब कभी कभी कुछ प्रीपोजिशन आते हैं, या जैसे अगर अब रहेगा, अब की अंग्रेजी होती है नाउ, और तब की अंग्रेजी होती है देन। ये हुआ अब और तब। लेकिन अगर अभी रहेगा, अब और अभी में अंतर है, मिलता जुलता है बट अंतर है। तो अभी के लिए जस्ट, अब से ही अभी बनता है। फिर तभी अगर रहेगा तो अभी से, अब से ही अभी बनता है, उसके लिए जस्ट देन, जस्ट देन का। अगर अभी अभी रहेगा, अभी अभी या ठीक अभी, अभी अभी अथवा ठीक अभी, अगर किसी हिंदी वाक्य में आ जाए, कभी कभी इसके बदले तुरंत अभी भी रहता है, तुरंत अभी। तो इस हालत में इसके लिए जस्ट नाउ, ठीक अभी, जस्ट नाउ। अगर इसमें रहे हाल ही में, हाल ही में, तो इसके लिए
रिसेंटली का प्रयोग होता है, RECENTLY, रिसेंटली। कभी कभी हिंदी वाक्य में आता है बराबर, एक गणित में बराबर होता है, यहाँ बराबर का माने होता है रुक रुक का, तो इसके लिए ऑप्शन, इसको ऑप्शन पढ़ा जाएगा, टी साइलेंट है, या फ्रीक्वेंटली, जैसे वह बराबर मेरे यहाँ आता है, he comes to me frequently, या he frequently comes to me। अगर कभी आएगा, कभी कभी, कभी कभी, तो इसकी दो अंग्रेजी होती है, कभी कभी इसका इसके बदले में समटाइम्स, तो कभी कभी नाउ एंड देन यूज होता है। समटाइम्स और नाउ एंड देन के यूज में अंतर होता है, इसकी जानकारी एडवर्ब वाले वीडियो में बताई जा चुकी। अब इन प्रीपोजिशंस की मदद से और इतने समय सूचक वाक्यों को की मदद से अगर आपके सामने कोई हिंदी वाक्य आता है तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये जानकारी। कल एक सम्मेलन था, कल एक सम्मेलन था, एक सम्मेलन था में कल नाम का समय सूचक शब्द जुड़ गया। अगर इसमें है हो जाएगा तो कल की अंग्रेजी बदल जाएगी, अगर था है तो बदल जाएगी, तो इसलिए इसको बनाएंगे देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस। ये कल का मतलब था वाले में कल आया तो बीता हुआ कल है, तो इसकी अंग्रेजी यस्टरडे की है। ये यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग कहाँ होता है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीपोजिशन और एडवर्ब के वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं और जान सकते हैं। आगे दोपहर में, दोपहर में एक कार्यक्रम है, इसमें भी समय लग गया। एक कार्यक्रम है कब, तो दोपहर में, तो इसके लिए देयर इज अ प्रोग्राम इन द आफ्टरनून। देयर इज अ प्रोग्राम इन द आफ्टरनून। अगले महीने में एक प्रतियोगिता है, तो फिर वही बात, देयर इज अ कंपटीशन, और अगले महीने में मे की अंग्रेजी नहीं आएगी, नेक्स्ट मंथ। ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अच्छी तरह जानिए। अगला पॉइंट, कुछ वाक्यों की बनावट। कुछ वाक्यों की बनावट इस प्रकार होती है। कैसे होती है कुछ वाक्यों की बनावट, उसको देख लीजिए। इसमें समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द में कोई विभक्ति आ सकती है, हिंदी की विभक्ति, या कोई अव्यय आ सकता है। क्या होता है समय सूचक विभक्ति और क्या होता है समय सूचक शब्द, सॉरी समय सूचक अव्यय, इसकी जानकारी हिंदी व्याकरण से आपको मिल जाती है। प्लस यहाँ उसके बाद निश्चित संज्ञा, समय सूचक विभक्ति आएगी, अब समय सूचक शब्द आएगा, उसके बाद निश्चित संज्ञा आ जाएगी, और उसके बाद सॉरी निश्चित संज्ञा या सर्वनाम। यही निश्चित संज्ञा या सर्वनाम इस वाक्य का कर्ता, यही निश्चित संज्ञा या सर्वनाम इस वाक्य का कर्ता होता है, और अंत में आती है क्रिया। इस तरह की बनावट वाला वाक्य आपके सामने आ जाए
तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उसका सूत्र देखिए। इसका सूत्र है इस तरह के वाक्यों का, वही सब्जेक्ट जो वहां पर था, जिसमें डेफिनिट नाउन या प्रोनाउन है, वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा। उसके बाद वर्ब आ जाएगा, जैसा नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा उसके अनुसार। उसके बाद एडवर्ब आ जाएगा, समय बताने वाला एडवर्ब या प्रीपोजिशन। शोइंग टाइम, समय बताने वाला, समय बताने वाला प्रीपोजिशन यहाँ पे रखा जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। आसान भी है, एग्जाम्पल से कोई बात क्लियर होती रहती है, तो एक एक एग्जाम्पल आपको समझने में बनना चाहिए, तभी पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आ सकते हैं। अदरवाइज यू विल फेस डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड द पॉइंट डिस्कस्ड इन द वीडियो। तो एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से स्टडी करें, और हर एक वीडियो के अंत में कुछ एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उनको समझने की कोशिश करें। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। वे लोग आज शाम में आएंगे। वे लोग आज शाम में आएंगे। अब वे लोग निश्चित संज्ञा है, सर्वनाम है, इसकी अंग्रेजी होती है दे। सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो दे विल कम दिस इवनिंग, आज शाम में। वह आज रात में लौट रही है। यहां भी वह एक डेफिनिट प्रोनाउन है, टी होगा। टी इज रिटर्निंग। आज रात में की अंग्रेजी पहले बताई जा चुकी है, टुनाइट। आज शाम में और आज रात में की अंग्रेजी में डिफरेंस होता है, ये जान लीजिए। आप सुबह से पढ़ते रहे हैं या पढ़ रहे हैं, दोनों तरह की बात। सुबह से पढ़ते रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। एक एक जानकारी काम की है। सभी खिलाड़ी वहां कल सुबह में पहुंच रहे हैं। सभी खिलाड़ी वहां कल सुबह में पहुंच रहे हैं। तो ऑल द प्लेयर्स reaching there tomorrow morning। इसमें भी सुबह में की अंग्रेजी नहीं आती है। अब इस वीडियो के अंत में कुछ 10 से 15 हिंदी वाक्यों का एक्सेप्ट, जिसको बनाकर यू कैन टेस्ट योरसेल्फ कितना समझ में आपको आया या नहीं आया। तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। नंबर 1, सोमवार से वर्षा हो रही है। नंबर 2, मैं आजकल
व्यस्त हूं। नंबर 3, तभी मेरे पिताजी पहुंच गए। नंबर 4, वे लोग अभी आए हैं। 5, वह अभी तक बैठी है। 6, विजय कभी कभी यहाँ आता है। नंबर 7, मोहन बराबर मेरे यहाँ आता है। नंबर 8, वह कल रात में आएगी। नंबर 9, गत वर्ष एक मेला था। नंबर 10, मैं जनवरी तक उसे बुलाऊंगा। 11, मेरा दोस्त 1 मई को यहाँ आ रहा है। नंबर 12, उसकी मां 1 सप्ताह पहले यहाँ आई थी। उसकी मां 1 सप्ताह पहले यहाँ आई थी। नंबर 13, नंबर 13, मैं अगले जाड़े में स्वेटर खरीदूंगी। एंड लास्ट 14, 14वां और अंतिम नंबर, गणेश इसी माह लौट रहा है। ये 14 हिंदी वाक्य आपको यह मदद करेगा कि आपने इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को कितना समझा है और कितना नहीं समझा है। अगर कोई बात समझने में खटक रही हो, अटक रही हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ने के लिए आप आज़ाद हैं। इस वीडियो का होता है यहाँ अंत। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें तुरंत, so that you may be able to know each and every point of the translation. तो इस वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं एक बहुत ही यूजफुल, इंपॉर्टेंट एंड कारगर इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।